ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल बी डूइंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इससे पिछले क्लास में हमने वर्नर्स थ्योरी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, जहां हमने ओरिजिन पढ़ा कि हाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वर डिस्कवर्ड, और आज हम उसकी बॉन्डिंग सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले तो कुछ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। तो यहां पर जो पोस्टुलेट्स हैं ये बहुत हद तक सिमिलर है टू व्हाट यू स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग। कुछ बातें वैसी ही हैं, बट सिंस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है तो कुछ चीजें चेंज होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो बात यही है कि यहाँ पर मेटल और लाइगेंड बॉन्ड को कोवेलेंट माना जा रहा है, इज कंसिडर्ड कोवेलेंट। ओके, ये कोवेलेंट माना जा रहा है। सिंपली लाइगेंड्स लोन पेयर डोनर्स हैं, ligands are considered electron donors and they donate electrons in the vacant orbitals of central metal atom। सेम बात है, वही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स है एंड ligands are electron donors and they donate electrons in vacant orbitals of मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सेंट्रल मेटल आयन की बात हो रही है। तो क्या जब इलेक्ट्रॉन यहां रिसीव करेगा सेंट्रल मेटल, तो क्या किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो जी हां, यहां हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। किसके ऑर्बिटल? ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल के। हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग से पहले जैसे वहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती थी वैसे यहां भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर कुछ ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस क्या क्या है? पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस, सो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस बेटा वही है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो लिस्ट लिखी थी वहां लिखवा दिए थे। सेम वही लिस्ट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने लिस्ट लिखी थी, आपको याद होगा वो। वहां मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे सपोज करो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, तो इसमें जो d यूज होता है ये d है dz²। फिर हमने लिखा था sp3d2 लिखा था और एक d2sp3 लिखा था। मैंने कहा था ये मैंने आपको पढ़ाना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आपको मैं बताऊंगा इसके बीच में क्या डिफरेंस। ठीक है, और यहां पर ये जो d2 यूज हो रहा होता था ये हमने पढ़ा था कि dx²y² और dz², ये वाले d यूज हुआ करते थे। फिर इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जब कोऑर्डिनेशन नंबर बोल लो, स्टेरिक नंबर बोल लो, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थी, एक dsp2 पॉसिबल थी और एक d3s पॉसिबल थी। ये हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल थी। और यहां पर ये जो d यूज होता था, ये सब मैंने लिखा दिया है पहले। ठीक है, मैं भी एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर ये जो d यूज होता है ये होता है dx²y², और ये जो d3s है ये एक स्पेशल तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे। यहां ये जो तीनों डी यूज हो रहे हैं ये नॉन एक्सियल वाले हैं, ये नॉन एक्सियल वाले हैं, मतलब नॉन एक्सियल मतलब वही dxy, dyz और dzx। तो यहां भी कुछ ऐसी हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल होंगी, सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, अभी यहां जो मेन जो बात आएगी वो ये आएगी कि इस थ्योरी की मदद से हम कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस की नेचर, कॉम्प्लेक्सेस की
नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये थ्योरी कुछ ऐसा कह रही है, कुछ ऐसा कह रही है ये थ्योरी कि जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, समझिएगा बेसिक सी बात है, थोड़ा सा शुरू में अजीब लगता है, लेकिन फिर जब आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। तो यहां पर बात यह है कि वही एनर्जी वाली बात है कि जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको यह मेक श्योर करना है कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो। जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आप काम कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है, और वैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे कम से कम पोटेंशियल एनर्जी में होने चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है सर? तो इसको ना थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट मी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ FeCN6 होल 3 बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा। मैं भी लिखवा भी दूंगा स्टेटमेंट तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास लिखा हुआ है FeCN6 होल 3 और अब हम इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, नेचर प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो चलो इसकी बॉन्डिंग देखते हैं कैसे हुई होगी। तो ये Fe है, तो Fe यहां पर +3 स्टेट में है, ठीक है। अब आप Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं। नॉर्मल Fe एटम 26 एटॉमिक नंबर होता है, हम लिखते हैं 4s2 3d6। अब यहां पर बेटा 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो ये हो गया 4s0 3d5। थोड़ा सा आपको जुगाड़ू लगेगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगेगा जुगाड़ू है यार, ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कम लग रहा है, जुगाड़ू ज्यादा लग रहा है, बट आपको उस जुगाड़ को ही सीखना है। वो जुगाड़ अगर आप सीखेंगे तो प्रेडिक्शन आप ठीक से कर पाएंगे, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच कि एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल होगा, जुगाड़ की तरह सोचो अभी आप, ठीक है। तो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा ना आपका, तो फिर आप ठीक लगेगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो ये Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी 4s0 3d5। अब यहां पर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स भरता हूं 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। देन देयर इज 4s ऑर्बिटल, देन देयर इज 4p ऑर्बिटल vacant, also we have 4d orbitals, hybridization must take place there। और यहां पर साइनाइड मतलब लाइगेंड्स कितने हैं? 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, 6 लाइगेंड्स आ रहे हैं। इसका मतलब है बेटा कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो बराबर बात है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो उनको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। अब आपको यह बात पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। शेप वेप आपको पता है, पहले पढ़ा चुके केमिकल बॉन्डिंग में, वही बातें यहां भी है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और ऑक्टाहेड्रल में 2 हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3। दोनों में डिफरेंस अब समझते हैं। देखो, अगर sp3d2 इसको कहा जाएगा, समझ गए बात? जब बाहर वाला d का ऑर्बिटल यूज होगा तो उसको कहा जाएगा sp3d2। और d2sp3 कब होगा? जब ये अंदर वाला d का ऑर्बिटल d2sp3, ऐसे। समझ गए बात? ये दोनों में डिफरेंस है। फिलहाल ये अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए, मतलब लाइगेंड्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपना इन ऑर्बिटल्स में दे रहे हैं, तब हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इधर दे रहे तो d2sp3। अब आप बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि एनर्जेटिकली कौन अच्छा लग रहा है? एनर्जेटिकली कौन अच्छा लग रहा है? मान लो कि ये सब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, आपके पास दोनों ही कराने के अपॉर्चुनिटीज हैं,
तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को लेंगे ना, क्यों 4D में जाएंगे हम, यही बोलोगे, कॉमन सेंस है। क्योंकि बात वही है कि एनर्जी मिनिमम रहनी चाहिए, अल्टीमेट एम वही है, अल्टीमेट एम वही है, ठीक है। तो यहां आप कहोगे कि हाँ सर D2sp3 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कहां आप sp3d2 जाओगे, 4D से अच्छा 3D को लो, ठीक है, अच्छी बात है। इच्छा तो सबकी यही है कि D2sp3 हो जाए, ठीक है, इच्छा तो सबकी यही है कि D2sp3 हो जाए, बट क्या सभी लोग D2sp3 अचीव कर सकते हैं, या कोई कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, वो अभी देखेंगे। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, अभी तो इसके पोस्टुलेट ही चल रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। ये थ्योरी कहती है कि देखो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अभी सब अनपेयर्ड हैं, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे अनपेयर्ड हैं। तो क्या होता है कि जो साइनाइड है ना, ये जो साइनाइड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देता है, पेयर अप करा देता है। क्योंकि देखो साइनाइड क्या है, ऐसे बोला जा रहा है साइनाइड, साइनाइड सभी को क्या चाहिए, सभी को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, D2sp3, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, ठीक है, अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। लेकिन यहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हां अगर हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम इनको पेयर अप करा दें, पेयरिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी अगर है हमारे पास, तो हम ऐसा काम कर सकते, तो हम ऐसा काम कर सकते। और इस थ्योरी का कहना था कि देखो भाई ये जो साइनाइड है ना, ये पेयरिंग करा देता है। लोग बोले अरे यार ये क्या बात हुई, पेयरिंग करा देता है मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देता है? जी हाँ, ये ऐसे पेयर करा देता है, 1 2 3 4 5 ऐसे पेयर हो गई है, पेयर करा दिया। और अब यहां पर ये जो लाइगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, लाइगेंड सब अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कायदे से यहां पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बढ़िया बात है। लोगों ने कहा चलो ठीक है, जुगाड़ ही सही, बट ठीक है चलो मान लेते हैं। जैसे कि CH4 बनाते थे हम, तो हम बोलते थे अरे यार वो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाके बनेगा, ये भी जुगाड़ है एक, बट ठीक है बॉन्डिंग को समझा पा रहे हैं उससे, तो ठीक है चलता है। ये भी कुछ वैसी बात है, बहुत सीरियसली और कॉन्सेप्चुअली मत ले लेना कि हाँ ये पेयर अप करा देता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन दिक्कत यही आई इस थ्योरी में, इस थ्योरी की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसने बोला कि पेयर अप करा देता है। एक्चुअली इसने क्या किया था, इसकी प्रॉपर्टी पहले से स्टडी कर ली, एक्सपेरिमेंट से प्रॉपर्टी स्टडी कर ली कि यार ये तो बहुत ही स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है। अगर ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ना, तो इसकी पैरामैग्नेटिज्म जो है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक बहुत ज्यादा होती, क्योंकि आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है। तो अगर ये 5 अनपेयर्ड होते, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 अनपेयर्ड होते, तो इनकी पैरामैग्नेटिक टेंडेंसी बहुत हाई होती। बट जब इसने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा तो पाया होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक है नहीं, तो उसमें क्या करें, तो उसने बोल दिया पेयर करा दो, पेयर करा दो। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स आए, वहां पर उसने देखा कि यार ये तो काफी पैरामैग्नेटिक लग रहे हैं, तो उसने बोला अरे पेयर मत कराओ, पेयर मत कराओ, यहां पेयर मत कराओ, वहां पेयर करा दो। फिर यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी थ्योरी में कि यार लोगों ने पूछा कि कब पेयर कराएं, कब नहीं कराएं। तो इसने एक जुगाड़ू आंसर दिया, इसने बोला कि देखो जब ना लाइगेंड स्ट्रांग होता है तो पेयर करा दो, और जब वीक होता है तो पेयर मत कराओ। लोगों ने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, तो चलो ये तो बता दो कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग होता है, कौन सा लाइगेंड वीक होता है, चलो ये बता दो। तो इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। इस थ्योरी में यही दिक्कत है कि हमें ये थ्योरी ये नहीं बताती कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लाइगेंड वीक है। बट मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये थ्योरी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ये जो शॉर्टकमिंग है कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, इसको अगली थ्योरी ने पूरा किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, विच इज ऑब्वियसली अ बेटर थ्योरी। बट आपको मैं प्रेडिक्शन के लिए इस तरह से ये थ्योरी पढ़ाऊंगा वीबीटी कि आप हर चीज इससे प्रेडिक्ट करिएगा। हाँ, इस थ्योरी में मैं थोड़ी चीजें ऐड करूंगा सीएफटी की लाके, ताकि ये थ्योरी कंप्लीट बन पाए और आपके लिए यूजफुल और इजी बन पाए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक मैंने ये बताया आपको कि ये थ्योरी में पेयर हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट हो रही है, लेकिन कब पेयर होगा कब नहीं होगा इसका कोई सर्टेनिटी नहीं था। बट अगली जो थ्योरी है उसने बता दिया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कौन वीक फील्ड लाइगेंड है। इस तरह से उसने डिफाइन किया, एक सीरीज दिया है, वो सीरीज को हम लिखेंगे अभी कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, उसका पूरा सीरीज दिया उसने। और अब हमें तो पता है ना, सीएफटी भी पता है, तो हम सीएफटी से उस इंफॉर्मेशन को लाएंगे और आपको बता देंगे कि यार ये स्ट्रांग होता है, तो जहां स्ट्रांग लाइगेंड है आप बोलोगे पेयर हो जाएगा, आप बोलोगे पेयर हो जाएगा। जो वीक लाइगेंड है आप बोलोगे पेयर नहीं होगा। यस, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस आल्सो, उन एक्सेप्शंस की भी लिस्ट हम लास्ट में बना लेंगे। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया है कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है उसका आइडिया आपको मिल गया है। तो देखो एक एग्जांपल अभी मैंने बताया, तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, D2sp3। तो साइनाइड जो है कैसा लाइगेंड हुआ, साइनाइड कैसा लाइगेंड हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। चलो और कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? जी हाँ, एक और बात है, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। साथ ही साथ एक और टर्म हम बताते हैं, जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स से पेयर अप हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं और अगर ये D4, D5, D6, D7 कॉम्प्लेक्स है, D5 सुनना ध्यान से, D4, D5, D6, D7 कॉम्प्लेक्स अगर है और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर अप हो जा रहे हैं तो इसकी स्पिन घट जा रही है, स्पिन घट जा रही है तो इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब डिफाइंड कब है, जब कॉम्प्लेक्स D4, D5, D6, D7 वाला है। ऐसा क्यों सर, वो अभी आगे समझ आ जाएगा आपको। जब कॉम्प्लेक्स D4 से D7 वाला है तो लो स्पिन या हाई स्पिन हम बोल सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए तो स्पिन कैंसिल हो गई, तो स्पिन कैंसिल हो गई, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया। सर थोड़ा ये भी बता दो कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग होगा कौन सा लाइगेंड वीक होगा, तो उससे हमें थोड़ी आइडिया मिल जाएगी। चलो बताते हैं। देखो अभी आप एक रफ ऑर्डर याद रखिए, ठीक है, ये रफ ऑर्डर आपको काम आएगा, ठीक ठाक काम करेगा। कोई भी कार्बन डोनर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, देन नाइट्रोजन डोनर, then comes oxygen donor and then comes halogens, then comes halogens। ये रफ ऑर्डर याद रखिए आप। तो कार्बन डोनर जो भी होगा, जैसे साइनाइड हो गया, ठीक है, एग्जांपल तो आपको पता ही है, जैसे साइनाइड हो गया, CO हो गया, ये लोग ऑलवेज स्ट्रांग रहेंगे, दे विल बी ऑलवेज स्ट्रांग, ये हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। देन मैं बात करूं इधर की नाइट्रोजन डोनर, ये भी मोस्टली स्ट्रांग ही रहेंगे, उसको कहते हैं स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड, तो SFL बोलूंगा मैं उसको। तो मोस्टली ये स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेंगे, बट रेयरली कभी कभी हम ऐसे भी देखेंगे कि ये WFL की तरह काम कर रहा है। अब ऑक्सीजन डोनर थोड़ा इस साइड आ रहे हैं, तो मोस्टली ये WFL रहेंगे, बट रेयरली हम इनको कभी कभी ऐसा भी पाएंगे, एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं इसमें, रेयरली हम कभी कभी इसको SFL भी एक्ट करता हुआ पाएंगे। और हैलोजेंस बेटा हमेशा वीक फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा, वीक फील्ड लाइगेंड, ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड। अब यहां पर भी एक कंडीशन में लगाता हूं, ऑलवेज वीक फील्ड लाइगेंड विथ 3D सेंट्रल एटम, ठीक है, विथ 3D सेंट्रल मेटल एटम। 3D सीरीज वाला जो आपका 21 से लेके 30 तक की एटॉमिक नंबर है,
उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक, अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, थोड़ी मोड़ी बातें समझ भी आई होंगी। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे देखो सेकेंड एग्जांपल लेट मी टेक इज F6 3-। तो अगेन सबसे पहले तो आपने लिखना है बेटा Fe+3, कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा तो आपने पाया 4s0 3d5 अगेन। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा होगा, 4s0 3d5, सो दिस इज 3d। हम क्या चाह क्या रहे हैं, क्या करना, इसकी बॉन्डिंग समझना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझना, इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर समझना, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 3d हुआ, ये 4s हुआ, फिर यहां पर 4p वेकेंट एंड 4d वेकेंट, ये 4d वेकेंट 4p वेकेंट, ये हुआ है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब इसकी दिली इच्छा क्या होगी, दिली इच्छा होगी इसकी कि काश मैं D2sp3 हो जाता तो मजा ही आ जाता। तो अभी आएंगे कहेंगे कि यार चलो मुझे क्या होना है, D2sp3 होना है, मुझे D2sp3 होना है। ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं कि कौन है लाइगेंड, कौन है ये तो बताओ। तो ये सेंट्रल मेटल आयन कह रहा है कि यार फ्लोराइड आयंस आए हैं। तो फ्लोराइड कैसे होते हैं यार, वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम नहीं पेयर होने वाले, फ्लोराइड को बोलो जाए बाहर सो जाए, हम पेयर नहीं होने वाले, हम अपने अपने रूम में इस तरह से रहने वाले हैं। समझ आ गई बात। तो फ्लोराइड की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी इनफ नहीं है कि वो उसको पेयर करा दे, और इसलिए उसको वीक फील्ड लाइगेंड बोल रहे हैं। अच्छा देखो, अब सर ये क्यों स्ट्रांग है, ये क्यों वीक है, अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझने की कोशिश कर रहे होगे तो ठीक है, फिट बैठ जा रहा है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ रहे होगे कि ठीक है यार, जैसे बेस होता है, कार्बन माइनस वाला अच्छा बेस होता है, हैलोजन माइनस वाला थोड़ा कमजोर बेस होता है, कुछ वैसा ही तो लग रहा है। ठीक है, आप वैसा सोच लो, बट वैसा कुछ है नहीं यहाँ। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, बट हाँ फिट हो जा रहा है तो अच्छा लगता है, बट वैसा कुछ नहीं है, लॉजिक वो सही नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको भी समझ आ जाएगा कुछ देर में। तो ये फ्लोराइड बेटा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और इनको अब ये तो पेयर करा नहीं सकते, तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो सर ये तो फिर बढ़िया है सर, वीबीटी से सब कुछ प्रेडिक्ट हो जा रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन देखो कब हो रहा है, जब हमने बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कौन वीक फील्ड लाइगेंड है। बट ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसने दिया है, कौन सी थ्योरी से आई है, ये बात ध्यान रखना, गिवन बाय CFT। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये चीजों को हमको बताया, तब जाके ये थ्योरी यूजेबल हुई। ऑल्दो मैं एक बात और बताऊं कि आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बिना पढ़े भी, आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बिना पढ़े भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ सकते हैं, सिर्फ आप CFT पढ़ें तो, सिर्फ आप CFT पढ़ें तो भी आप कर सकते हैं। बट मेरा यह मानना है कि बच्चों के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्यादा यूजफुल होती है, थोड़ी आसान भी होती है, और सब कुछ प्रेडिक्ट हो जाता है। ठीक है, सब कुछ प्रेडिक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रेडिक्ट होगा। हाँ, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी, जिसके लिए हम CFT को यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, मैग्नेटिक में हाईली पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक। अगर आप पूछोगे सर आपको कौन सी थ्योरी पसंद है, तो ऑब्वियसली CFT पसंद है। हाईली पैरामैग्नेटिक, दिस इज हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज यू कैन सी, एंड देन ये हो गया। ओके, अब एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं, एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कि कहां पर क्या कैसे हो रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। सपोज करिए आपके पास है CrNH3 होल 6 Cl3। हाँ, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहां पे समझना बात को। ठीक है, यहां पे बात को समझना। क्रोमियम है, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम।
तो क्रोमियम तुम्हारा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, और क्रोमियम के +3 की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या पाएंगे आप? तो आप पाएंगे 4s0 3d3, यही पाएंगे। तो ये d3 कॉन्फ़िगरेशन है, और d3 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बोला जाता है। यहां पे क्या बोलेंगे? देखो यहां पे तो हम इसको हाई स्पिन बोलेंगे। अगर आपको डिफाइन करना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आप यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो d3 है बेटा, तो क्या करोगे? चलो पहले तो यही बना लो, ये 3d बनाया आपने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देन 4s आया, फिर 4p आया, एंड देन 4d बनाया अपन ने, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4d बनाया, दिस इज 3d। अभी क्या है देखो, अभी अमोनिया आ रहा है, अभी अमोनिया आ रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ हाई, फील्ड स्ट्रेंथ हाई, ठीक है। तो बात ये है कि हमको क्या चाहिए, अल्टीमेट एम क्या है हमारा? इसको पेयर कराना अल्टीमेट एम है, इनको पेयर कराना अल्टीमेट एम है, या D2sp3 पाना अल्टीमेट एम है? क्या अल्टीमेट एम क्या है इनका? जी हां, इनका अल्टीमेट एम है D2sp3 पाना। तो अगर D2sp3 वैसे ही अवेलेबल है, अगर D2sp3 वैसे ही अवेलेबल है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो उसको पेयर क्यों कराओगे? तो उसको पेयर क्यों कराओगे? तो उसको पेयर कराने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो, पेयर नहीं कराना है उसको। देखो ये बातें जो है ना, थोड़ी सी आपको लग सकती हैं कि यार उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं लग रहा है, लेकिन उतना कॉन्सेप्चुअल भी आपको लग जाएगा CFT पढ़ते समय, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब आप ये ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, ये एक्चुअली में कौन से हैं। ये dx² y² dz² ऑर्बिटल्स हैं, और ये वाले ऑर्बिटल्स आपके xy yz और zx वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं बस जैसे बता रहा हूं, आप बस इसी तरह से चलो, ठीक है। अभी आप इसमें मत सोचो कि यार ये थोड़ा मिस हो गया, ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मत सोचो। अभी बस अपन को थोड़ा एग्जाम के हिसाब से चलना है, ठीक है, कि यार हाँ बन रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? लॉजिकल भी लग रहा है कि अल्टीमेट एम तो D2sp3 चाहिए, और यहां पर ऑलरेडी 2 D के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो पेयरिंग नहीं करानी है जबरदस्ती। क्यों पेयरिंग एनर्जी आप वहां पर देंगे? तो आप बस ऐसे करिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये बात समझ आ गई होगी। एंड दिस इज D2sp3 hybridization, and we cannot call it low spin or high spin। D3 के लिए लो स्पिन हाई स्पिन बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी लाइगेंड होता बेटा, WFL होता तो भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। समझ पा रहे हो? WFL को भी तो अवेलेबल है, ऐसा थोड़ी ना कि WFL आएगा तो ये बोलेंगे नहीं 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 हम पांचों में रहेंगे घूम घूम के, नहीं हम वीक फील्ड लाइगेंड को नहीं देंगे जगह, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो WFL के लिए भी ये 3 अनपेयर्ड है, SFL के लिए भी 3 अनपेयर्ड है, तो हाई स्पिन लो स्पिन क्या बोले? तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है। इसी तरह D1 में भी डिफाइंड नहीं है, D2 में भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा WFL SFL कुछ भी हो, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। So this is D2sp3 paramagnetic having 3 unpaired electrons, लिख लेना कॉपी में, and spin is not defined. Now let's take some more cases, कुछ और केसेस लेते हैं भी, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन जब मैं लिखूंगा तो मैं हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता दूंगा, जैसे D1 के लिए क्या होगा, D2 के लिए क्या होगा, वो फाइनल अपन कंक्लूजन लिख लेंगे। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, वो है NiCl4 2-, ये निकल के कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बहुत घपले हैं। क्या घपले हैं सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा 3 हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल थे। एक तो नॉर्मल आप sp3 जानते हो, एक D3sp पॉसिबल है, और एक DsP2 पॉसिबल है। ये दोनों में शेप तो सेम होता है, ये दोनों में शेप तो सेम होता है, दोनों में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, दोनों में ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। बट जब मैं बात करूंगा DsP2 की, तो ये कैसा होता है? ये होता है स्क्वायर प्लेनर।
ओके, तो चलो अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके बात करेंगे कि कैसी कैसी हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल कब होंगी। तो लेट्स टेक 3 एग्जांपल्स, आप लिखिए और इन तीनों पे चर्चा करते हैं। पहला है NiCl4 2 माइनस, पहला कॉम्प्लेक्स ये। फिर इधर दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखे, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखे NiCN4 होल 2 माइनस, और फिर यहां पर एक और लिखे NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस। तो एक एक करके ना आप इसकी प्रेडिक्शन करना शुरू करो। आप वीडियो को पॉज कर लो, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो, और एक एक करके इनकी प्रेडिक्शन शुरू करो। कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या हो। कर लिए? चलो देखो, तो यहां पर Ni+2 स्टेट में दिख रहा होगा आपको, और Ni+2 स्टेट का मतलब हो गया 4s03d8 कॉन्फ़िगरेशन। ये D8 बहुत स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, D8 और D9, आप देखेंगे क्यों। तो 4s03d8, सो दिस इज लाइक 1 2 3 4 5, ये 3D मैंने लिखा, then this is 4s, and then 1 2 3, this is 4p. okay, I'm not writing that 4d because that will be irrelevant, वो तो कभी यूज होगा ही नहीं। 4d क्यों यूज होगा, ये तो sp3 होगा या d3s होगा या फिर dsp2 होगा, तो d तो हमेशा अंदर वाला यूज हो रहा है। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पहले से, मतलब ऐसा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब देखो ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड है, आप बताओ मुझे कि एनर्जेटिकली आपको sp3 बेहतर लग रहा है या dsp2 बेहतर लग रहा है। इसको भी थोड़ा होल्ड पे डालो, ये अलग से दिख जाएगा आपको कि d3s कब होगा। तो खैर d3s तो यहां पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन d में है। वो तभी होता है जब d1 d0 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तब होता है, तो वो थोड़ा सा अलग ही से दिख जाएगा। तो इसमें बेटा आप बताओ आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है कि ठीक है यार ये तो ज्यादा ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और अगर अंदर का ऑर्बिटल है तो एनर्जी थोड़ी कम है मान लेते हैं, और एनर्जी कम है इस वजह से सबकी इच्छा यही होगी कि काश हम dsp2 होते। हर एक कॉम्प्लेक्स की इच्छा यही होगी कि काश हम dsp2 होते। चलिए देखते हैं किसकी किसकी इच्छा पूरी हो पाती है। तो dsp2 होने के लिए यहां पर एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, यहां पर एक ऑर्बिटल खाली चाहिए। अभी क्या है, अभी तो सर यहां पर हो सकता है एक ऑर्बिटल खाली, अगर ये पेयर अप हो जाए, अगर ये पेयर अप हो जाए तो एक ऑर्बिटल खाली हो सकता है। अच्छा, पेयर अप कब होगा, जब लाइगेंड शक्तिशाली होगा। कौन है लाइगेंड, क्लोराइड है। कैसा लाइगेंड होता है क्लोराइड, लल्लू लाइगेंड है, वो वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी। आदेश दिया जाएगा क्लोराइड आयंस को कि जाइए आप बाहर के कमरे में रहिए, और ये बाहर के कमरे में पड़े रहेंगे विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, ये टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। इसमें आप एक बात और मैं बताना चाहूंगा, देखो वो जो मैंने पीछे आपको ये लिख के बताया था कि हाई स्पिन लो स्पिन आप डिफाइन कर रहे थे कहां पर, फॉर D4 D5 D6 D7, ये एक्चुअली में था किसके लिए, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट वाज ट्रू। बट यहां पर कॉमन सेंस लगाओ ना, आपको ऐसे याद नहीं करना है यार, आपको याद नहीं करना है कि अच्छा D4 5 6 7, भाई कॉमन सेंस लगा कि जहां SFL और WFL के आने से कुछ फर्क पड़ेगा, जैसे WFL है तो बात अलग होगी, SFL है तो बात अलग होगी, तब वहां हम हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन करेंगे। जैसे यहां पे देखो WFL था तो हमने पेयर नहीं कराया,
लेकिन अगर SFL होता तो पेयर कराते और DsP2 पाते। समझ गए बात? तो पेयर कराते और DsP2 पाते, और जब आप DsP2 पा रहे हो, पेयर करा रहे हो, तो स्पिन तो डिफाइन करोगे ना। यहां पर कौन सी स्पिन बोलोगे? यहां बोलोगे हाई स्पिन, यहां बोलोगे हाई स्पिन। कुछ नहीं याद रखना इसमें कि अच्छा 1 2 3 के लिए नहीं होता है, फिर इसके लिए होता है। वैसे आप तो देख के समझ जाओगे यार, कहां फर्क पड़ेगा, कहां फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में लिखा भी देंगे किसके किसके लिए होता है, क्या नहीं होता। अभी बस मैं समझा रहा हूं, फिर पूरा कंक्लूजन बढ़िया तरीके से लिख लेंगे, एकदम सॉलिड हो जाएगी आपकी थ्योरी। और जब इसमें CFT से इसको आप देखोगे ना, समझोगे कि CFT भी यही बात, कंक्लूजन CFT भी ऐसी ही दे रही है, बट उसको जो प्रेजेंट करने का अंदाज है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। वहां पे प्रेजेंट करने का जो अंदाज है, यहां थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अरे यार थोड़ा जुगाड़ू तरीका लग रहा है, बट देखो कंक्लूजन तो अच्छा दे रहा है, ये प्रॉपर्टी सही प्रेडिक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलता है। चलिए अब इधर आइए, NiCN4 2-, अगेन यहां भी निकल +2 है, 4s0 3d8 यहां भी है, बट अब आप समझ चुके हैं साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा 3d वाले। ये 4s हुआ एंड दिस इज योर 4p, तो ये पेयर अप करा देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये पेयर अप करा देगा। और ये पेयर अप कराने के बाद अब ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं DsP2, ये यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, शेप भी इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, शेप भी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और मैग्नेटिक नेचर आप देखिए, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, ये भी बात समझ आ गई होगी। दिस इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तीसरे वाले केस को देखो, NiCO4, तो यहां पर थोड़ी सी बात विचित्र है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिएगा। तो निकल बेटा यहां पर 0 स्टेट में है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, 4s2 3d8 है। ये मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, अंदर आर्गन तक तो है ही, ठीक है। 4s2 3d8 की बात करी जाए, मैं अगले पेज में लिख देता हूं। तो 4s2 3d8, तो चलो 3d बनाता हूं मैं इधर, 1 2 3 4। लाइगेंड कैसा लग रहा है आपको देखकर? सर बढ़िया है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, बढ़िया लाइगेंड है। फिर ये 4s और ये 4p, तो अभी आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स में जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है। देखिए D3s होने की कोई संभावना नहीं है, D3s होने की यहां कोई संभावना नहीं है। D में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, D3 अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसको भी भूल जाओ, उसको मैं 2-4 एग्जांपल अलग से करा दूंगा, ठीक है। तो फिर बात आती है कि यार इच्छा तो सबकी होती है DsP2 की, बट आप लगाओ, अपने दिमाग से लगाओ, क्या जुगाड़ लगा सकते हो आप? तो आप यहां आके फंसे होगे, देखो कि चलो ये तो पेयर हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज CO तो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, SFL है, तो आप इसको पेयर तो करा दोगे। लेकिन अब आप फंस रहे होगे, अरे यार ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिमाग खराब कर रहा है, इसको क्या करें, इसको क्या करें? हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 तो मिल नहीं पाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, भले इसको अंदर कर दे, तो क्या करें? अरे भाई इसको भी अंदर कर। ये क्या बदतमीजी है सर, ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो, ठीक है। ये ऐसा भी होना पॉसिबल है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन अंदर फेंक दो। ये सब ऑन पेपर कर रहे हैं जस्ट टू प्रेडिक्ट दी थ्योरीज। सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये कि इसको अंदर करना है? अरे भाई इसीलिए तो पढ़ रहे हैं भी, ठीक है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये सब चीज एग्जाम में नहीं पता चलेगी, अभी पढ़ के पता चलेगी कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ये भी पढ़ के पता चला हमको, ठीक। तो क्या करना है, ये पेयर कराए, ये पेयर कराए, ओके, ये पेयर करा दिया अपन ने इसको ऐसे ऐसे, फिर ये वाले भी अंदर, ये भी पेयर हो गए। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर दिख रही है वो है ये। सो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो एक ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है निकल कार्बोनिल, एकदम ऐसा रहता है,
दिस अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, निकल कार्बोनिल, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली डायामैग्नेटिक भी है एंड डायामैग्नेटिक भी है, दिस इज डायामैग्नेटिक ऑल्सो, ठीक है। तो ये बात भी समझ आ गई आपको। ये 3-4 कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किए, ये हमने 3-4 कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए। लेट्स डिस्कस वन मोर कॉम्प्लेक्स, एक और कॉम्प्लेक्स चलिए डिस्कस करते हैं एंड दैट इज, देखिए अभी कुछ अजीबोगरीब बातें होंगी, आप उसको अभी एक्सेप्ट करिएगा, थोड़ा बेहतर एक्सप्लेनेशन फिर सीएफटी में देंगे। अभी देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, ये कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो फिलहाल जुगाड़ लगाते हैं। चलिए देखिए ये है क्यूप्रिक आयन D9 कॉन्फ़िगरेशन है। अगला एग्जांपल यही लिखना है आपको, ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है क्यूप्रिक आयन, तो 4s0 3d9, 4s0 3d9 ये है आपका क्यूप्रिक आयन। तो ठीक है सर, 4s0 3d9 1 2 3 4 5, तो D9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसा है, और फिर यहां पर 4s है एंड देन 4p है, 4d भी चलो लिख लेते हैं ऐसा, 4d कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ध्यान से सुनना इस बात को, लाइगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। तो इसको किसी भी कीमत पे चाहिए कि मुझे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, मुझे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है और करनी है। तो यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को ऐसा खा तो नहीं सकते आपकी, इलेक्ट्रॉन खा लिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा गायब नहीं कर सकते कि अरे गायब कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को गायब कर देंगे, गायब नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करा सकते हो, इतनी पावर होती है लाइगेंड्स की। इतनी पावर नहीं है कि उसको गायब करा दे। देखो ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा सुन के, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े डिस्टॉर्शन और सीएफटी के बाद दूंगा ना, तो आपको थोड़ा सा फील टाइप्स आएगा कि हाँ यार ये तो अच्छा। और ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं एक तरह से, ये ड्रॉबैक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको ढंग से समझा नहीं पा रहा है, यही ड्रॉबैक है इसका, यही ड्रॉबैक समझ लो कि यार ये तो जुगाड़ चल रहा है इसमें, ठीक है। सुनो, लेकिन काम आएगा, आपको बहुत काम आएगा ये। तो यहां पे ऐसा भी करना अलाउड है कि जब आपके पास SFL हो और ऐसा केस फंस रहा हो D9 वाला कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो चलो इतना मैनेज किया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंक सकते हैं बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को फेंक सकते हैं। सर अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होता, सर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या करते? सर ऐसा होता तो फिर आप बोलते सर पेयरिंग करा सकते हैं, ठीक है, पेयरिंग करा सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहां पर अनपेयर्ड तो एक पेयरिंग कराते, ठीक है। अगर मानो ऐसा कुछ केस होता तो ऑक्टाहेड्रल में, कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल है, 1 2 3, और यहां पर 1 2 3 4 ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना, ये ऑक्टाहेड्रल में अगर ऐसा होता, D8 हो गया, ये D8 ऑक्टाहेड्रल और SFL है, और एक केस यहां देखो ये वाला, तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इस एक इलेक्ट्रॉन को आप आगे फेंक सकते हो। आगे कहां फेंके, क्या हाइब्रिडाइजेशन चाहिए इसको चाहिए dsp2, इसको चाहिए dsp2 चाहिए, तो dsp2 मिल जाएगा अगर ये आगे चला जाए। तो कहां जाए, कहां फेंके, वहां तक फेंको जहां तक कम से कम एनर्जी देने में काम हो जाए, कम से कम एनर्जी देने में काम हो जाए, वहां फेंको आप इसको। तो आप कहां फेंकोगे इसको? 4d में फेंकोगे? उससे बेहतर है यार 4p में फेंक दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको p के तो 2 ही ऑर्बिटल चाहिए ना, तो एक ऑर्बिटल तो है ना डीजनरेट खाली, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा एक्साइट करा दो, आप इसको एक्साइट करा दो यहां पर, और ये एक्साइट हो जाता है। ये तरीका है वीबीटी का इसको एक्सप्लेन करने का, इसके स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि यार ये तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, ये तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो ऐसा कुछ बकवास कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तब आपके पास अब यहां पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो गई। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाती है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है,
ओके, दिस इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप यहां पर स्पिन तो डिफाइन नहीं करेंगे, हाई स्पिन लो स्पिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अनपेयर्ड रहेगा, WFL आए तो भी अनपेयर्ड रहेगा। हाँ, मानते हैं WFL होगा तो फिर आगे वाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो फेंक नहीं पाएगा। फेंकने के पीछे SFL का हाथ है, फेंकने के पीछे SFL का हाथ है। ठीक है, मैं बात कर रहा था इधर कि D8 SFL में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सर इसको तो D2sp3 चाहिए। तो सर आपके मन में आ रहा होगा ये डाउट, नहीं आ रहा है तो अभी आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कराने से भी काम नहीं चलेगा। तो सर क्या 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक सकते हैं? ऐसा फेंक सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हुआ 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे क्या? नहीं फेंक पाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी तरह से हम सोचेंगे तब हमारे रिजल्ट्स मैच होंगे, बस। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकना अलाउड नहीं है, लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकना अलाउड नहीं है। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करने तक की एनर्जी हमारे पास है। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं उसका भी रीजन बता दिया मैंने। तो ये जो कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। बट मैं ये सब चीजों को, ये जो एक्सप्लेनेशन है इनको मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात घूमती रहे कि हाँ ये VBT से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स चाहिए, ओके, एंड यस इट विल बी डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक तो होगा ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक तो होगा। तो आई होप आपको कुछ बातें तो समझ आ गई होंगी कि हाँ किस तरह से एक्साइट कराना है, किस तरह से नहीं कराना है, क्या क्या रूल्स हैं, पॉसिबल रूल्स क्या क्या है। तो ये बातें थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़े ना कॉन्क्लूजन्स लिखते हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट सम कॉन्क्लूजन्स। क्या कॉन्क्लूजन्स है? देखिए, तो कॉन्क्लूजन है ऐसे कि अगर हमारे पास DG कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अभी आप इसी जुगाड़ से इसको मैच करिएगा सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D0 हो, D1 हो, D2 हो, D3 हो, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी सिंपली D2sp3। क्लियर है ये बात? D2sp3 आएगी। क्या यहां हाई स्पिन लो स्पिन बोलना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या ही करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से sp3d2 हो जाएगा या फिर D2sp3 होगा, यहां तो हमेशा D2sp3 होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कभी नहीं होंगे। तो हाई स्पिन लो स्पिन नॉट डिफाइंड। देन व्हेन यू हैव D4, D5, D6 and D7, so in these cases if you have SFL, even if you have D7 configuration and you have SFL 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 6 and 7, if you have a D7 complex, देखो this is D7 complex, और D7 में अगर आपके पास SFL है तो क्या होगा? D7 में आपके पास SFL है तब क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने D7 को ही अलग से आपको मार्क करके बता रहा हूं। सो D7 SFL के केस में क्या होगा? तो यहां हो सकता है जब मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया हो तो ये आपके दिमाग में आया हो, तो यहां पर बेटा पेयर कराओगे आप। ठीक है, पेयर कराओगे। कैसे पेयर कराएंगे सर? हमको तो D2sp3 चाहिए, ये पेयर करा दिए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या किया जाए? एक इलेक्ट्रॉन बचा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, क्या किया जाए? तो एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना अलाउड है, फेंक। एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना अलाउड है और एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है आगे। कहां जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए? D2sp3 चाहिए ना, D2sp3 चाहिए। तो अब लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिटल कहां फेंक सकते हो आप इसको? तो ये इलेक्ट्रॉन गया 4d ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन गया 4d ऑर्बिटल में, और इस तरह से आपने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अचीव की स्लाइटली पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ। D6 है तब तो आसान है, D6 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि D6 है 1 2 3 4 5 and 6। Now just pair up these electrons, then just pair up these electrons here and it will be like this 1 2 3 4 5 6 and ये D2sp3 नॉर्मल हो गया।
तो ये सब D2sp3 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D2sp3। और अगर ये WFL है तो sp3d2 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इवन आप D4 भी है ना, समझो मेरी बात, अगर D4 भी है तो वो भी पेयर नहीं होगा, अगर WFL है तो D4 भी पेयर नहीं होगा। समझो ये मेरी बात को समझो आप, कि इतना बढ़िया तरीका है ना, आप कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले से उनकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, उनकी मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि यार इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो कैसा बिहेवियर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज अगर प्रेडिक्ट हो जाए तो अगर हमें 2-4 थोड़ी अजीबोगरीब पॉइंट्स याद करनी पड़ जाए, उसके बाद हम ऐसी चीज प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या हर्ज है आपको? ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं, करिए बिल्कुल। सो D2sp3, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे D4 आपने लिखा, सो 1 2 3 4, इवन यहां पर अगर ये एक भी पेयर हो जाए तो D2sp3 अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि WFL है, तो वो WFL है ही इसलिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पहले से देख ली हैं कि यार वो तो काफी ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है और वो पेयर नहीं करा पा रहा, इसलिए उसको हमने WFL घोषित कर दिया अभी। ठीक है, तो इसलिए WFL हमने घोषित कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमने लिखा, दिस विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड मैग्नेटिक नेचर आप देख लीजिएगा, सबका अलग अलग होगा, आप अपने से देख लीजिएगा। D, अब आपको पता ही है मैग्नेटिक नेचर क्या करना है। D8 9 10, दिस विल बी sp3d2। अब यहां पर भी बेटा, यहां पर भी हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होगा। इवन D8 में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पीछे बताया, D8 का केस बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कराओगे तो भी नहीं हो सकता, और 2 को आगे फेंकना अलाउड नहीं है, और इस वजह से sp3d2 होगा। स्पिन डिफाइन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड ऑक्टाहेड्रल विल बी द स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें पैरामैग्नेटिक ही होगा क्या? D8 पैरामैग्नेटिक होगा? देखो हाँ बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी डाउट आ सकता है, सर तो ये पेयर हो जाएगा तो ठीक है ना, पेयर करा देते हैं। नहीं कराना है। क्यों कराओगे? क्या करोगे खाली ऑर्बिटल लेके? क्यों पेयर कराना? नहीं कराना है। तो D8 कैसा आएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, D9 भी कैसा आएगा? D9 तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन एक तो कहीं ना कहीं पड़ा ही रहेगा हमेशा, समझ पा रहे हो? D9 हमेशा पैरामैग्नेटिक। हाँ, D10 डायमैग्नेटिक होता है। देखो डायमैग्नेटिक बहुत रेयर केसेस आएंगे, एक तो D0 आएगा और D1 2 3 सब में अनपेयर्ड रहेंगे। D4 में भी अनपेयर्ड रहेगा। चलो एक बार D4 की बात कर लेता हूं, D4 SFL की बात कर लेता हूं। वहां पर क्या लग रहा है कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए? D4 SFL की बात करता हूं, D4 SFL की बात करता हूं मैं। D4 SFL मैग्नेटिक नेचर बताओ, तो आप ऐसा करोगे 1 2 3 4 5। देखो हर केस में डिस्कस कर दे रहा हूं जहां पर मेरे को लगता है कि बच्चों को डाउट आ सकता है। D4 SFL मैग्नेटिक नेचर कैसा? तो कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर सबको पेयर करा दो। अरे फिर से वही कह रहा हूं, आपकी ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को मारना है। नहीं, आपकी मंशा है कि अगर मुझे शांति से भी मेरा D2sp3 मिल रहा है तो मैं शांति का रास्ता अपनाऊंगा, ना कि मारधाड़ करूंगा। तो यहां पर ऐसे करके ऐसे नहीं करना है। आप अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भी पेयर करें, अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भी पेयर करें तो भी आपको D2sp3 तो मिल रहा है ना, तो बस शांत हो जाइए। तो अभी भी यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D4 SFL क्या होता है? ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। डन, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। वाह, आई होप लिख लिया होगा आपने। और D5 तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। D6 SFL क्या होगा? जी हाँ, ये भी वन ऑफ दोज रेयर डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, ये डायमैग्नेटिक होगा। सब पेयर हो जाएंगे, सब पेयर हो जाएंगे, सब पेयर हो जाएंगे। D6 SFL, दिस विल बी डायमैग्नेटिक, और D10 विल ऑब्वियसली बी डायमैग्नेटिक। आई होप समझ आ गई बात आपको। नाउ लेट्स राइट द कंक्लूजन फॉर
coordination number 4. Now let's write the conclusion for coordination number 4. So for coordination number 4, यहां पर स्क्वायर प्लेनर और उसमें आएंगी बातें, तो लिखिए जब हम बात करें D7 एंड D8, D9, D10, D8, D9 और D10, हम इन चारों की बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में. वी विल टॉक अपॉन दीज 4 केसेस, इनकी बात करेंगे. ओके, क्योंकि अभी मैं D1, D2, D3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्सेस रेयर भी हैं और आपको भी फीलिंग आ जाएगी कि हम उसकी बात अभी क्यों नहीं कर रहे. फिर वो D3S भी आ जाता है प्ले में. ठीक है, तो पहले फिलहाल आप ज्यादातर जो भी आप कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, आप ज्यादातर यही पाओगे, D7, D8, D9 और D10 वाले ही पाओगे. तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स थोड़े से होते भी हैं अलग तरह के. एक स्टेटमेंट भी आपको मैं बता रहा हूं, इसको मैं आपको और अच्छे से आगे समझाऊंगा कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, बट ये ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑक्टाहेड्रल नहीं बन पाए. बहुत अजीब लग रहा है सर सुन के, ये क्या बात है. इनकी इच्छा थी कि मैं ऑक्टाहेड्रल बनूं, बट ये जो ऊपर के 2 लाइगेंड है ना, ये जो ऊपर के 2 लाइगेंड थे, वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए या बहुत दूर रह गए. उसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन, उसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन. वो काफी दूर रह गए. अच्छा, वो काफी दूर रह गए. इस सब चीज की जब फीलिंग आएगी तब मजा आएगा कि हाँ अच्छा, ये बात तो सर ने पहले लेक्चर में बताया था VBT के. फिर वो कनेक्ट होगा. तो फिलहाल अभी D7, D8, D9 और D10 की बात करते हैं. ठीक है, D6 वगैरह की बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं. ये लोग ऐसे हैं जो कि नहीं बना पाते और या फिर ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाना प्रेफर यही लोग करते हैं, D7, D8, D9, D10. तो चलिए अब यहां पर मैं सीधे लिख रहा हूं SFL एंड WFL. आप ये नोट कर लीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं. सो दिस विल बी लो स्पिन, and DsP2 hybridization will be there, and this will be high spin. स्पिन डिफाइन हो रही है, देखो मतलब फर्क होगा दोनों में. एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर. बट D7 है तो दोनों पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, नोट इट डाउन. D8 की बात करी जाए तो D8 में ये एक बार SFL, एक बार WFL. सो दिस विल बी DsP2 एंड ऑब्वियसली लो स्पिन, मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक. एंड WFL की बात करेंगे तो फिर sp3 मिलेगा आपको. sp3 मिलेगा हाई स्पिन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे तो आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा. D9 की बात करी जाए सो D9 आपका SFL हो या WFL हो, ज्योमेट्री में चेंज आएगी. SFL अगर है D9 तो क्या हो जाएगा, SFL है D9, देन यू विल गेट DsP2. ये मैंने उल्टा तो नहीं लिखा ना, D8 के लिए SFL WFL, हाँ ठीक लिखा है. देन SFL है तो DsP2 अभी बताए, वो इलेक्ट्रॉन आगे फिक्स जाएगा, और ये WFL है तो sp3 रहेगा. देखो स्पिन तो डिफाइन नहीं कर सकते, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों में एक एक अनपेयर्ड रहना ही है. वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो कुछ नहीं हुआ, बस वो आगे गया तो स्पिन तो वही है ना, आगे जाने से स्पिन थोड़ी ना चेंज हो गई. तो लो स्पिन हाई स्पिन यहां डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता. हाँ, दोनों पैरामैग्नेटिक है क्योंकि दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और D10 की बात करी जाए तो D10 ऑब्वियसली हमेशा sp3 होता है और डायमैग्नेटिक होता है, और यहां भी आप स्पिन डिफाइन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो ये हो गया बहुत कुछ अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ. तो एक लेक्चर हम और करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, अगला लेक्चर, उसमें इसके कुछ और रहस्य आपको बताएंगे और कुछ एग्जांपल्स बताएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्सेप्शंस बताएंगे. लेकिन अभी तक आपके मन में एक ठीक ठाक
प्रेडिक्टिंग पावर आ गई होगी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है बेटा, अभी मैं 2-4 दिन के लिए बाहर हूँ, तो अभी फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर से ही करेंगे अपन। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा नहीं, बस ये 2-4 दिन की बात है। रिकॉर्डेड लेक्चर से ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मली चल रहा है। और वैसे भी मैं ये बोल सकता हूँ कि 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो तो रिकॉर्डेड से ही करते हैं, लाइव में हार्डली 15-16 बच्चे ही तो रहते हैं। ठीक है, लेकिन बस उसके 2-3-4 दिन के बाद वी विल अगेन स्टार्ट अवर लाइव क्लासेस। ठीक है, आगे की चीज़ें सब लाइव होंगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड रहेगा। तो फिर अगले लेक्चर में हम बात करते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर 2 वी विल बी डूइंग नेक्स्ट लेक्चर। कुछ और एग्जांपल्स और कुछ एक्सेप्शंस जो है इंपॉर्टेंट वो आपको समझाएंगे। ठीक, बाय देन।